तो आप सबसे मैं एक बात करना चाहता हूँ। अगर आप एक बात सोचिए कि कोई एक गुनहगार है, उसने किसी का मर्डर किया है, उसने किसी का रेप किया है और उसने ऐसे ऐसे क्राइम्स करे हैं जिसके लिए उसको जेल में सज़ा मिल रही है और वो जेल में सज़ा काट रहा है। तो आप ये सोचिए कि उसके अंदर कितनी हेट्रेड, उसके अंदर कितनी अपने अंदर नफरत जगाता होगा, तो वो किसी को ऐसा काम कर पाता होगा। और अगर कोई ऐसी टेक्निक हो और ऐसी एक साधना हो जो ऐसे लोगों को भी बदल सकती है, तो उसमें कोई ना कोई मैजिक तो है, उसमें कोई ना कोई बात तो है। अगर आप विपश्यना मेडिटेशन के बारे में और जानना चाहते हो तो इस इंटरव्यू को जरूर सुने, और अगर आप नहीं जानना चाहते तो आप सिंपली इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। आज मेरे साथ एडिशनल सुपरिटेंडेंट राजेंद्र कुमार जी हैं, जिन्होंने किरण बेदी से ये बात कही कि अगर आप मैडम अगर आप यहाँ पर विपश्यना साधना को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने जो भी जेल इनमेट्स हैं, तो उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। तो हाँ, मैं उस वक्त तिहाड़ जेल में एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बनकर भर्ती ही हुआ था। तो भर्ती होने के बाद इमीडिएटली मैंने जेल सुपरिटेंडेंट साहब थे, मिस्टर KR किशोर सर थे, उनको मैंने बताया। तब तक मुझे मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी, लगभग 1 साल हो चुका था आए हुए। तो 1 साल हो चुका था, सुपरिटेंडेंट साहब के पास मैं गया, मेरी नई नई पोस्टिंग हुई थी। सुपरिटेंडेंट साहब के पास मैं गया और मैंने उनको बताया कि यहाँ पे बंदियों के सुधार के लिए और उनकी सुख शांति के लिए यदि ये विपश्यना साधना को सिखाया जाए तो जेल अच्छी तरीके से चल भी सकती है और इनमें जो मानसिक विकार हैं वो भी दूर हो सकते हैं और ये शांति से रहेंगे। और ये काफ़ी दुखी होंगे क्योंकि इन्होंने क्राइम किया है, तो काफ़ी दुखी भी रहता है आदमी कोई गलत काम करके, क्राइम करके। तो उसको जो भी कुछ भी किया उसने, अब वो उस परेशानी से, उस ट्रॉमा से वो बाहर आने चाहिए उसको। तो इसलिए मैंने सुपरिटेंडेंट साहब से कहा कि ये मेडिटेशन कोर्सेज़ यहाँ पे लगवाने चाहिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना होता है। तो मैंने कहा सर, मैंने सुबह 4:30 बजे से लेकर के रात के 8:30-9 बजे तक का पूरा उनको प्रोग्राम बताया। तो सुन करके उनको बड़ा आश्चर्य और बड़े हैरत में मुझको देखने लगे। कहने लगे अब तो तुम्हें 1 साल हो गया है जेल में भर्ती हुए, तुम कैसे कह सकते हो कि सुबह 4 बजे जेल खुलेगी और दोपहर को बंद भी नहीं होगी और उसके बाद शाम को 6 बजे की जगह रात को लगभग 9-10 बजे बंद होगी, ये तुम कैसे सोच सकते हो। तो क्योंकि मैं बिल्कुल नया ही पोस्टिंग हुई थी, 9-10 महीने की ट्रेनिंग के बाद, तो मुझे 1-2 महीने हुए थे आए हुए। तो मैंने कहा सर मुझे ये तो नहीं पता कैसे होगा, लेकिन इसको करना चाहिए हमें। तो उन्होंने कहा ये उन्होंने उस बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया सर ने। बट उसके थोड़े समय के बाद डॉक्टर किरण बेदी जी आई। 30 मई 1993 जेल में एक नए इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति हुई। इस नए आईजी का नाम था किरण बेदी, जिनकी प्रसिद्धि और दूरदर्शी स्वभाव दोनों उनके कद से कहीं ज्यादा बड़े थे। और डॉक्टर किरण बेदी मैडम ने ये कहा कि ये एक सुधार संस्थान है, सुधार संस्थान में सुधार होना चाहिए। और उनकी प्रथम जो मीटिंग थी जेल नंबर 1 में, उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई आइडिया है सुधार करने के लिए, तो वो किसी भी हायरार्की को ना देख करके वो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ये नहीं कि तुमको पहले एक ऑफिसर के पास जाना, फिर उससे उच्च अधिकारी के पास जाना। यू कैन डायरेक्टली कम टू मी। बस ये उनका जो उद्बोधन के बाद जैसे वो बाहर निकली, मैं उनको साइमल्टेनियसली उनको फॉलो किया और जेल के बाहर ही उनका ऑफिस था। और मैंने एक कर्मचारी को बोला कि मैं मैडम साहब से मिलना चाहता हूँ। तो विदिन 5 और 6 मिनट शी अलाउड मी। मेरा जेल में दौरा चल रहा था, तभी राजेंद्र कुमार नाम के एक ऑफिसर ने मुझसे आकर कहा, आपके सवाल का जवाब है मेरे पास। एक साधना है जो सबको बदल देती है। मैं खुद भी विपश्यना साधना करता हूँ और इसने मुझे बिल्कुल ही बदल दिया है। उन्होंने कहा मैं बहुत गुस्सैल आदमी था, मेरा बर्ताव सबके साथ बहुत बुरा था, लेकिन मैं विपश्यना में गया तो कितना बदल गया। मैडम, विश्वास न हो तो मेरे घर वालों और दूसरे ऑफिसर से पूछा। जब उनसे पहली बार मिला तो उन्होंने इतना पॉजिटिवली मुझसे बिहेव किया कि आई वॉज एस्टोनिश्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड कि कोई इतना सीनियर अधिकारी, क्योंकि हम तो उनके ये समझो फ़ैन थे। उन्होंने इमीडिएटली मुझसे पूछा भी कि किस तरीके से किससे कांटेक्ट करना चाहिए। उन्होंने मुझसे तुरंत कहा, मुझे उनका पता बताओ।
तो उन्होंने मुझे राम सिंह जी का पता दिया और मैंने तुरंत ही उन्हें खत लिखा और तिहाड़ आमंत्रित किया। उस वक्त मैं विपश्यना का अर्थ भी नहीं जानती थी। मैंने इमीडिएटली वहीं पे, मुझे पता है, मुझे याद है कि वहीं मैंने मैडम को नंबर दिया एंड उसी वक्त वहीं पर मेरे सामने मैडम ने उनको कांटेक्ट किया और मैडम ने कहा अभी वो फ़ोन मिल नहीं रहा, तो उन्होंने मुझसे कहा ठीक है आप जाइए, मैं इस पर काम करूँगी। बट इतना कहने के बाद मैंने छोड़ दिया। बट एक दिन मुझे पता चला कि दिल्ली में एक गुरुजी का एक वर्कशॉप है, 5 दिन की वर्कशॉप है और उस वर्कशॉप में राम सिंह जी आए हुए हैं। राम सिंह जी से मैडम ने कांटेक्ट किया है और राम सिंह जी आज तिहाड़ जेल में विज़िट करने आ रहे हैं। तो मुझे जब किसी ने बताया कि विपश्यना के संबंध में राम सिंह जी अपनी पूरी टीम के साथ डॉक्टर किरण बेदी जी के साथ यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का पल था। तो मैंने कहा कि अरे ये तो काम हो गया। फिर बहुत ही जल्दी मैडम ने जेल नंबर 2 का प्लानिंग था, जेल नंबर 2 में कराने की प्लानिंग थी। फिर जेल नंबर 2 के स्थान पर हाँ, जेल नंबर 2 में पहला शिविर हुआ जिसमें श्री राम सिंह जी आए, डॉक्टर PL धर जी थे, मिस्टर चड्डा जी थे, ये 3 आचार्य आए। इन्होंने जेल नंबर 2 में जो कैदी थे लगभग 108 लोगों का शिविर उसमें लिया, जिसमें मैंने सेवा दी। सबसे पहली सेवा थी, हमारे जेल के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट थे सुभाष शर्मा जी थे, KS मीणा जी थे और कई एक अधिकारी थे। इसके अलावा TSP के ऑफिसर्स थे, लगभग 25 लोग हम लोग जेल कर्मचारी थे। एक रंजीत सिंह जी मेरे असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट मित्र थे, मैंने सेवा दी थी। और पहला शिविर समापन होने के बाद जब हमारा मौन खुला, यानी 10वें दिन पूरे भारतवर्ष की और पूरे विश्व का मीडिया आया हुआ था, जिस मीडिया के सामने लोगों ने अपने विचारों को व्यक्त किए, अपने फीडबैक दिए और वो ज़बरदस्त फीडबैक थे। भाई साहब इस वक्त वो CD हमारे पास नहीं है कैसेट, लेकिन वो इतने ज़बरदस्त थे। बंदियों ने कहा कि मैडम सबसे पहले आप अपने जेल के लोगों को सुधारो, मैडम सबसे पहले आप अपने पुलिस को सुधारो। तो मैडम ने सुना। जेल के रखवाले नहीं सुधरते, जेल के कैदी क्या सुधरेंगे। तुम्हारी इन अफसरों की छानबीन और कड़ी होनी चाहिए। बहुत सारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को उन्होंने मोटिवेट किया और सरकार से परमिशन लेकर के जो लोग जाते थे उनको 10 दिन की छुट्टी दी जाती थी और रादर एक 500 रुपीज़ का उनको रिवार्ड भी दिया जाता था। अच्छा, एक बार जब मैंने जो हमारे वीडियो है उसमें ये है कि एक टेंट लगा था, उस टेंट में फिर एक बार बारिश भी आ गई थी जिसकी वजह से टेंट पूरा टूट गया था। फिर वो दोबारा से रात में टेंट को खड़ा किया गया। फिर उसमें तो गोयनका जी भी आए थे और उनके सहायक आचार्य भी आए थे जिन्होंने आके लोगों को सिखाया था। हाँ, ऐसा हुआ कि जब पहला शिविर होने के बाद नवंबर 94 की बात है, फिर अप्रैल 95 में, आई थिंक 95 था, मैडम ने पहले शिविर में हमारे आचार्य लोगों को कहा कि मेरे पास तो आपने ये बहुत अच्छा काम किया लेकिन 100 ही लोगों का कल्याण हुआ, मेरे पास तो यहाँ पे लगभग 11-12 हज़ार लोग हैं, तो इतने बड़े पैमाने में करने के लिए आप क्या करें। आप सबको, मैं तो सबके लिए चाहती हूँ सबका कल्याण हो। तो उन्होंने कहा कि बड़ा शिविर लगाइए। तो राम सिंह जी ने कहा कि आप 1000 लोगों का शिविर को आयोजित करा सकते हो। कहते क्यों नहीं, वाई नॉट, आई कैन डू। तो उन्होंने फिर 1000 लोगों का शिविर लगाया था। 1000 लोगों के शिविर के लिए उन्होंने जेल नंबर 4 का एक जो एरिया है उसको सफाई वगैरह करवा करके उसमें बहुत बड़ा टेंट लगाया, बड़ा ग्रैंड टेंट लगा, जिसमें गोयनका जी, सत्यनारायण गोयनका जी गुरुजी खुद आए और उनके अपने आचार्य आए, उपाचार्य आए और पूरी उनकी टीम आई। उन लोगों ने इस शिविर का आयोजन किया और पहले दिन का जैसे विपश्यना का कर्म स्थान आनापान की साधना सिखाने के बाद जब लोग अपने निवास स्थान में रात को चले गए तो उसी रात बहुत बड़ा तूफ़ान आया और पूरी वर्षा हुई। ऐसा कोई मौसम नहीं था, कुछ नहीं था, और ऐसा हुआ कि सब कुछ तहस नहस हो गया। और उस वक्त मैडम ने रात को ही मीटिंग बुलाई सारे अधिकारियों को। मैंने सुना था कि रात को ही मीटिंग हुई थी, मैं तो सुबह पहुंचा था। अच्छा। तो जब तक मैं पहुंचा तो वहाँ पे जितने युद्ध स्तर पर काम हो रहा था और जितने भी हमारे जो बंदी भाई थे उन्होंने कमाल का काम किया था। और उन्होंने टेंटों को सीने का काम किया और सुबह का मौसम भी ख़राब ही था, तो बैरिकों को
कन्वर्ट किया गया विपश्यना का हॉल बनाने के लिए, और सारे बिजली की इस तरीके से व्यवस्था की, ऐसे सिंक्रोनाइज़ किया गया कि गुरुजी के जो जो इंस्ट्रक्शन थे उन हॉल में चले सारे दिन की। एक घंटे की भी जो साधना है वो रुकी नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हाँ, 8 बजे का जो पहला जो ग्रुप सीटिंग थी वो बैरिकों के अंदर हुई। बैरिकों में पूरी व्यवस्था कर दी गई, उसको कुशन्स बिछा दिए गए और बैरिकों में व्यवस्था की गई। शाम का जो सीटिंग थी वो तब तक दोबारा से पूरा टेंट बना दिया गया, खड़ा कर दिया गया, और सारे जो गद्दियाँ थी, सारे कुशन्स थे, सुखा दिए गए। और सुखाने के बाद शाम का प्रवचन एज इट इज़, मतलब जो दृढ़ निश्चय के साथ, जो कहते हैं कि मार्ग का अपना प्रभाव था, उसने अपनी शक्ति दिखाई। बट दूसरी तरफ सम्यक संबुद्ध की विपश्यना विद्या थी। गुरुजी सत्यनारायण गोयनका जी और साया जी उबाखिन का आशीर्वचन था कि उन्होंने, कहते हैं, जाते हुए गुरुजी को बोला था कि गोयनका तू बड़े 1000 लोगों का भी शिविर लगाएगा। तो ये जो धर्मवाणी थी, एक शुद्ध चित्त से साया जी उबाखिन जैसे जो पवित्र, ऐसे जैसे कि कोई बोधिसत्व बोलते हैं, उनकी वाणी थी। और वो जानते थे कि सत्यनारायण गोयनका जी कर सकते हैं, तो उन्होंने ऐसा किया और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ राजेंद्र जी, और हमारे लोग भी जानेंगे कि जेल के अंदर कोई एक ऐसी साधना है आप मान लीजिए, अगर किसी की हत्या जिस इंसान ने करी हो, उसके अंदर इतना क्रोध, इतना गुस्सा होता है किसी के प्रति, और किसी को मारने की भावना के लिए अपने अंदर इतना क्रोध जगाना पड़ता है, तो ऐसे लोगों में परिवर्तन आ गया। तो आपने कुछ देखा कि जो लोग पहले कर रहे थे, जो लोगों ने साधना करी, उसके बाद में उनके क्या चेंज आया? कोई अपनी लाइफ का उस टाइम का एक इंसिडेंट आप बता सकते हो कि जो आप कभी भी नहीं भूल सकते और आज भी आपको याद है? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं कि लोगों का जीवन पूरा बदल गया लोगों का। ऐसे इतने सारे लोग हैं कि उनमें से किसको बताएं, बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे लोग, उनमें से एक लड़का था, वो कनाडा से आया था, भारत मूल का था। उससे कुछ ऐसी गलती हुई कि उसको आतंकवादी गतिविधियां समझ करके जेल में क्या रखा गया। बता सकते हैं क्या गलती हुई? उसने कहा कि मैंने जो क्रैकर बम होते हैं, क्रैकर बम का मैंने वो बनाया, और मैंने किसी को ऐसा धमका दिया कि भाई इसके अंदर बम है। अच्छा। और ये इस तरीके से उसने धमका दिया, लेकिन वो बम ना हो करके वो क्रैकर्स थे, तो क्रैकर को भी बम ही कहते हैं हम। तो ऐसा बंदा वो आया, और उसको वो काफ़ी अच्छा बोलता था, उसकी वाणी बहुत साफ, बहुत अच्छी थी, हिंदी बहुत अच्छी बोलता था, मुस्लिम था वैसे वो। तो मैंने कहा कि यहाँ, उसने मुझसे पूछा यहाँ क्या होता है? मैंने विपश्यना साधना सिखाई जाती है। उसने कि क्या होता है? फिर थोड़ा सा मैंने उनको बताया कि इस तरीके से हमें शील सदाचरण का कैसे जीवन जीना चाहिए। ये तो सुना हुआ तो हमने सब ने है, लेकिन कैसे करें, कर नहीं पाते। जब परिस्थिति आती है तो हम बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसा हम करना चाहते थे। तो सदाचार का जीवन हम सचमुच कैसे जिए, इसी सिखाया जाता है। क्योंकि मैंने खुद जब साधना की तो 10 ही दिन में मेरे में वो पूरा ड्रास्टिक चेंज आ गया, एकदम जैसे सुई 180 की डिग्री पर मुड़ गई, एकदम 0 से 180, ऐसे 180 से सिर्फ 0 में आ गए। तो मुझ में काफ़ी पूरी दुनिया के प्रति नज़रिया बदल गया। यानी दुनिया का मतलब पूरी दुनिया, प्राणियों के प्रति, यानी मनुष्यों के भी प्रति नहीं, एक धर्म विशेष के लोगों के लिए नहीं, एक क्षेत्र विशेष लोगों के लिए, एक देश विशेष लोगों के लिए ना होकर के पूरे सारे संसार के पूरे प्राणियों के प्रति मेरा विचार बदल गया। तो इससे पूरा जीवन पूरा बदल जाता है। तो उसने कहा मैं भी करूँगा। उसने करने के बाद जो 2 वर्ष तक उसने अपने, बहुत डैशिंग पर्सनैलिटी का था, उसने बिल्कुल साधारण कपड़ों में आ गया, बिल्कुल छोटा कुर्ता पजामा, और दिन रात सेवा किया। दिन रात सेवा करता रहता विपश्यना में। और जो कई लोग मुस्लिम्स जो यहाँ के बदमाश किस्म के लोग थे, वो उन्होंने उसको अलग से बुलाया। उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ कुछ कमी है, हमारे धर्म में क्या कुछ कमी है जो तुम यहाँ जा कर के विपश्यना ध्यान साधना करते हो? ये तो हिंदुओं की है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उसने अगले दिन मुझे बताया कि सर वहाँ का एक बदमाश किस्म का लड़का था, तो उसने मुझे बुलाया था और उसने मुझसे ऐसा ऐसा कहा।
तो मैंने कहा फिर आपने क्या बोला? कहता है मैंने उनसे सिर्फ ये कहा कि देखो आप इस्लाम को जानते हो, विपश्यना को नहीं जानते। मैं क्योंकि मुस्लिम हूँ, इस्लाम को तो मैं जानता ही हूँ, मैं विपश्यना को भी जानता हूँ। तो ऐसा करते हैं, आप एक बार विपश्यना करो, फिर हम बैठ के बात करेंगे। तो इतनी बात सुनने के वो तो सामने वाले बंदे ने, जो कि काफ़ी ठीक आदमी नहीं था, ख़राब आदमी था, वायलेंट करता था वो, उसने उसको कहा कि ठीक है। वो कहता वो बड़ा मुस्कुराता हुआ वो वहाँ से आया। अन्यथा वो अगर वो इस बात का इस प्रकार से शांति के साथ, मैत्री प्रेम के साथ, ना केवल उसने अपनी बात का जवाब दिया बल्कि उसको भी मोटिवेट किया कि आप भी आइए, ना केवल उसने डरा कि नहीं मुझे किसी ने मैं तो वैसे ही चला गया अपना टाइम काटने का, उसने उस बात का सत्य में रह करके उससे कहा कि नहीं आप आइए, आप कीजिए, आप करने के बाद फिर हम देखेंगे कि क्या ये वाली बात किसी के विरुद्ध जाती है या सबके कल्याण के लिए। तो ये कोई एक ऐसी बात शेयर करना चाहे जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी साधना से जुड़ने के लिए और वो विपश्यना के मोड़ पे आगे बढ़े। मैंने देखा है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद आपके भीतर जिस कर्म क्षेत्र में आप जाते हो, जिस कर्म भूमि आप में जाते हो, वहाँ पर जाकर के उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। तो कल्याण करने से पहले सबसे पहले आपको अपना कल्याण कर लेना चाहिए कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं, जिस काम के लिए सरकार ने मुझे यहाँ भेजा है। तो उसको धर्मपूर्वक कैसे उसका निर्वहन करें, कैसे उसको सिखाएं, जिससे कि उनका सचमुच इंटरनल उसका उस व्यक्ति में परिवर्तन आए। तो लोगों में परिवर्तन आ रहा है। बिल्कुल, और लोगों में परिवर्तन तो धीरे धीरे हर जगह पे बढ़ रहा है। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग इतने पैमाने पे लाखों लोग हर साल शिविर कर रहे हैं, हर साल साधना से जुड़ रहे हैं। बस एक चीज़ है निरंतरता, वो छूट जाती है। उसको छोड़ने के लिए हम लोग हैं, आप लोग हैं, हम लोग आपको ऐसी चीज़ें ताकि दिखाते रहें, इंस्पिरेशन मिलते रहें और आपको बार बार चीज़ें याद आती रहें कि आपको साधना छोड़नी नहीं है, साधना को पकड़ के रखना है। मैं खुद अपनी बात करता हूँ कि मैं खुद मेरे से छूट जाती है, मैं खुद छोड़ देता हूँ। अभी भी आज के टाइम पे मेरे को लगता है कि मेरी साधना इतनी अच्छी नहीं हो रही है, पर कोशिश लगे हुए हैं कि ताकि कभी ना कभी मतलब साधना जो सच्चाई है, सच्चाई के मार्ग पे चलता, अभी जैसी है उससे भी ठीक है, बाद में जैसी भी होगी उससे भी तटस्थ भाव से होगा, साक्षी भाव से होगा। तो यही मैं मैसेज, और राजेंद्र जी का भी बहुत बहुत थैंक यू बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।